keep the pond clean, otherwise family gets sick. What is taxonomy primarily concerned with? तो भाई टेक्सोनॉमी को मैंने क्या बताया था, एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जहाँ पे हम आपके ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, देन उनको लास्ट में क्लासिफाई करते हैं। इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इन सफिक्स से आप पहचान पाओगे। ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जिससे आप उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को पहचान सकते हो कि ये किंगडम का एग्जाम्पल है, फाइलम का एग्जाम्पल है, जीनस का एग्जाम्पल है, क्लास का एग्जाम्पल है या फैमिली का एग्जाम्पल है। तो ऑल टोटल मिला करके उनका क्लासिफिकेशन और नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की। हे सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो जो भी मेरे प्यारे से सारे बच्चे पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, वार्म 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 वेलकम ऑन द चैनल, दैट इज़ द वेदांतु क्लास 11 चैनल। हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं और आज इस सेशन में हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। तो अब भाई बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को कि भाई एक्चुअली में आज इस सेशन में हम करने क्या क्या वाले हैं। तो देखो भाई, अभी आपको स्केड्यूल बता दूंगी कि मेरा इस वीक का स्केड्यूल क्या रहेगा आपका पूरा। नेक्स्ट फिर हम आपका होमवर्क डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, फिर एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होगा, एक सुपर क्विज होगी, आपका कंटेंट होगा उसमें, फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम आपको देंगे प्यारा सा होमवर्क क्वेश्चन जिसको प्रैक्टिस करना कतई भूलना नहीं आप सब लोग, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद दिस द सेशन का शेड्यूल। तो देखो भाई, आपका लेक्चर नंबर 2 आ चुका है ऑलरेडी, हम कर रहे हैं उसी दिन पे, मतलब आज ही के दिन पे 7 बजे आप लोगों का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सेशन है जहां पे हम स्पेसिफिकली इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड फिर आपके उसके नेक्स्ट डे आपका लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस का। एंड आपका 30 जून को 5 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को स्मार्टली रीड कर सकते हो नीट की प्रिपरेशन के लिए। भाई एनसीईआरटी तो आप सब लोगों को पता है कितनी इंपॉर्टेंट है आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो मेक श्योर जरूर करना कि वो सेशन को अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क का क्वेश्चन कि होमवर्क के सुपरस्टार हमारे कौन कौन हैं। तो हमारी विश्वा जी, हमारे बुशराम जी, अमृता, हनी अरोड़ा, शौर्या, अनालिसा एंड आदित्य, सेबका दीप एंड भारद्वाज जी एंड रवनीत जी। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेल डन, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था जो मैंने आप लोगों का रीड भी किया था, वेरी वेल डन। तो बस ऐसे ही आपको लेक्चर नंबर 2 भी अटेंड करना है ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करके रिवीजन इसका कर सको। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द प्यारा सा मोटिवेशनल डोज, यू आर कन्फाइंड ओनली बाय द वॉल्स यू बिल्ड योरसेल्फ। देखो भाई, अब मैं आपको बता दूं, हाँ यहाँ पे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। एक ही चीज़ बोलूँगी, यू कैन एंड यू विल डू इट, लिटरली यू कैन एंड यू विल डू इट। बस अपने आसपास से अपनी कंफर्ट की जो वॉल बना रखी है आपने वो थोड़ा रिमूव करो। थोड़ी सी पढ़ाई आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपके ड्रीम्स पूरे होंगे ना और जब आपको सामने वाला नीट क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर बुलाने लगेगा, कहने लगेगा ये बच्चा तो भाई फ्यूचर डॉक्टर बनने वाला है, तो जो खुशी आपको मिलेगी ना वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो बस जी जान लगा करके मेहनत करो एंड यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई योर नीट एग्जाम, ठीक है। चलो तो भाई ये है टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि जब भी मैं सेशन लेकर के आऊँ आपको इसका अपडेट मिल जाए। और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है। अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है कोई भी क्वेरी के लिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा टेलीग्राम अकाउंट है। एंड हेयर वी गो विद द फ्लैशबैक एमसीक्यूज जो हमने लास्ट के सेशन में डिस्कस किए थे। हेयर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेक्सोनॉमी प्राइमरली कंसर्न्ड विद। तो भाई टेक्सोनॉमी को मैंने क्या बताया था, एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जहां पे हम आपके ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नामकरण करते हैं, देन उनको लास्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो ऑल टोटल मिलाकर के उनका क्लासिफिकेशन और नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर।
जेनेटिक डाइवर्सिटी आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन में हम चेक करते हैं। इकोसिस्टम की डायनामिक्स हम इकोसिस्टम वाले सेक्शन में करते हैं। मेनली टेक्सोनॉमी आपकी कंसर्न होती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म से और उनके नॉमेनक्लेचर से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज द कैरोलस लिनियस जी इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज द मॉडर्न टेक्सोनॉमी, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा था। इसी लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्हाट इज अ बाइनोमियल नेम इन टेक्सोनॉमी? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हमने क्या पढ़ा था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका जीनस डिफाइन करता है, जबकि सेकंड वर्ड आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो स्पीशीज डिफाइन करता है। तो अब आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। द साइंटिफिक नेम बिल्कुल करेक्ट, जो आपका स्पीशीज होता है उसमें जीनस और स्पीशीज का नेम इंक्लूड होता है, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा साइंटिफिक नेम जिसमें फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस डिफाइन करता है एंड सेकंड वर्ड आपका स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज डिफाइन करता है। सिंपल सी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम जरा सेशन का कंटेंट अब एक बार चेक कर लेते हैं, जिसमें आज हम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं आपके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो भाई अब ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती क्या है? क्या मैम आप इसको डिफाइन कर सकते हो? सिंपल सा, जब भी हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, जब भी हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उन ग्रुप्स को बोला जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे कि हमने सारे ह्यूमन बींग्स को एक ही ग्रुप में रख दिया, सारे कुत्ते बिल्लियों को, डॉग्स को हमने एक ही ग्रुप में रख दिया, सारे कैट्स को हमने एक ही ग्रुप में क्लासिफाई कर दी। तो वो जो क्लासिफिकेशन होता है जहां पे हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर रहे हैं क्लासिफाई करने के लिए, उन ग्रुप्स को बोला जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, क्या बोला जाता है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो व्हेन वी क्लासिफाई देम, वेट अ सेकेंड, so when we classify the organism into groups, that groups is known as taxonomic categories। और जब हम इन सारी taxonomic categories को, वो humans की categories हो, cat की categories हो, dogs के ग्रुप हो, उन सबको मिला करके एक ही सिस्टम में डिफाइन करते हैं, मतलब उनको एक साथ मिला देते हैं, साथ में लेकर के आते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जहां पे जितनी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो आपस में मिलकर के टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और कैटेगरी जो होता है वो आपके पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का पार्ट होता है, जहां पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उनको ग्रुप्स में डालते हैं, और उन्हीं ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। और जब इकट्ठा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आप इंक्लूड करोगे तो उसको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब आप सब लोगों को पता है कितनी कैटेगरीज हैं? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं भाई। उसके बाद हमारी बहुत सारी अदर कैटेगरीज भी हैं जो इंटरमीडिएट कैटेगरीज आती हैं, इनके बीच में इंक्लूडेड होती हैं, बट मेनली हम ये 7 पढ़ते हैं। क्या क्या होती हैं? किंगडम, फाइलम। देखो फाइलम की प्लेस पे डिवीजन रहता है, और डिवीजन जो होता है वो स्पेसिफिकली प्लांट्स में फॉलो होता है। ठीक है, फाइलम जो होता है वो एनिमल्स में फॉलो होता है, जबकि डिवीजन जो होता है वो प्लांट्स के केस में हम लोग डिफाइन करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये होती हैं आपकी 7 कैटेगरीज। ठीक है, जिसको आप याद करने के लिए एक निमोनिक भी देख सकते हो, दैट इज द कीप द पॉन्ड क्लीन, कीप द पॉन्ड क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। बहुत ही कॉमन सा निमोनिक है, आई थिंक सो हर एक टीचर आपको बताता होगा ये एक पर्टिकुलर निमोनिक लर्न करने के लिए। जैसे कि कीप में के आपका किंगडम हो गया, पी में फाइलम हो गया, डी वाले में क्या हो गया? डिवीजन हो गया, सी से क्लास हो गया, ओ से ऑर्डर हो गया, एफ से आपका फैमिली जो कि इसी में ही लिखा हुआ है, गेट से क्या हो गया? जीनस हो गया, और एस से आपकी स्पीशीज हो गई। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज।
ठीक है। अभी जो 7 कैटेगरीज है ना, इनको हम लोग डिफाइन करते हैं सफिक्स के बेसिस पे, मतलब इनको इनके एग्जांपल्स जो हैं उनमें सफिक्स इंक्लूड होते हैं, उन सफिक्स के बेसिस पे इन कैटेगरीज को लिखा जाता है। अब वो क्या क्या सफिक्स हम इन कैटेगरीज में यूज करते हैं हम वो देख लेते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे आपको सफिक्स जो है इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इन सफिक्स से आप पहचान पाओगे, ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जिससे आप उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को पहचान सकते हो कि ये किंगडम का एग्जाम्पल है, फाइलम का एग्जाम्पल है, जीनस का एग्जाम्पल है, क्लास का एग्जाम्पल है या फैमिली का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइलम या फिर डिवीजन में। डिवीजन आपका किसके केस में होता है? प्लांट्स के केस में रहता है, जो आपको याद रखना है। तो फाइलम या फिर डिवीजन में हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? या तो फाइटा यूज करते हैं या तो ए यूज करते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है, एंजियोस्पर्मे ए है ना, जिम्नोस्पर्मे। तो क्या आया? देखो फाइटा आया, स्पर्मे आया, ए आया। तो ये जो दो सफिक्स हैं ये आपके यूज होते हैं किसमें? फाइलम या फिर डिवीजन में। अब मैं बात करूं आपके क्लास की, तो क्लास में आपके ये सारे सफिक्स यूज होते हैं, दैट इज द फाइशिये, ऑप्सिडा एंड एई, जैसे कि डाइकोटिलिडने, मोनोकोटिलिडने, ठीक है, एई आ रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको पहचान सकते हो, ये सफिक्स एक्चुअली में यूज होते हैं इन कैटेगरीज के लिए। ठीक है, देन ऑर्डर आता है आपका, ऑर्डर के लिए एल्स यूज होता है, दैट इज द सैपिंडिल्स। ये मैंगो का ऑर्डर है आपका, ऑर्डर ऑफ मैंगो है, मैंगो फैमिली का है ये सैपिंडिल्स। देखो एल्स आ रहा है आपका लास्ट में, एल्स है ना। देन आता है आपकी फैमिली में एशिया यूज करते हैं हम प्लांट्स के केस में, और आईडीएई यूज करते हैं हम एनिमल्स के केस में, जैसे कि पोएशिये। क्या आ रहा है? पोएशिये। ये पोएशिया क्या है? ग्रास फैमिली है। ठीक है, इस तरीके से आपके सफिक्स यूज होते हैं। जीनस जो है, जीनस में अस, इज, ये होता है, जैसे मेंजीफेरा, ए यूज हो रहा है, ट्रिटिकम, यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आपके इन सारी कैटेगरीज के लिए क्या यूज होते हैं? सफिक्स यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? आपकी 7 कैटेगरीज हो गई जिनको आप लोग इन सफिक्स के बेसिस पे पहचान सकते हो। आपको कुछ हद तक तो भाई मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, अब देखो भाई, इन 7 कैटेगरीज के अलावा कुछ बहुत इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती हैं जो 2 कैटेगरीज के बीच में आती हैं। ठीक है, 2 कैटेगरीज के बीच में आती हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के, अब अगर मैं बात करूं आपके डिवीजन की, है ना, अब अगर मैं बात करूं आपके डिवीजन की, तो डिवीजन के ऊपर आता है सुपर डिवीजन, है ना। क्या आता है? डिवीजन के ऊपर आता है आपका सुपर डिवीजन, डिवीजन के नीचे आता है सब डिवीजन। ठीक है, ये क्या हो गई? इंटरमीडिएट कैटेगरीज हो गई आपकी। उसके बाद क्लास की बात करें तो क्लास के ऊपर आएगा आपका सुपर क्लास, है ना, क्लास के नीचे आएगा सब क्लास। इस तरीके से आपके क्या होते हैं? इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती हैं। अब मैं फैमिली की बात करूं आपकी, तो फैमिली के ऊपर क्या आ जाएगा आपका? फैमिली के ऊपर आ जाएगा आपकी सुपर फैमिली, है ना। नीचे क्या आ जाएगी? सब फैमिली। ठीक है, क्या आ जाएगी? सब फैमिली। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके फैमिली के नीचे क्या आता है? फैमिली के नीचे आ रहा है यहाँ पे सब फैमिली। क्या आ रही है? फैमिली के नीचे आ रही है यहाँ पे सब फैमिली। और जीनस के ऊपर भी एक और इंटरमीडिएट कैटेगरी होती है जिससे क्वेश्चंस एक्चुअली में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली वो बताती हूँ कि सब फैमिली और जीनस के बीच में कौन सी इंटरमीडिएट कैटेगरी आती है, और वो होती है आपकी ट्राइब। क्या होती है? वो होती है आपकी ट्राइब, जो सब फैमिली और जीनस के बीच में आती है। किसके बीच में आती है? सब फैमिली, है ना, और जीनस के बीच में आती है कौन सी कैटेगरी? आपकी ट्राइब वाली कैटेगरी। ठीक है, ट्राइब कैटेगरी। ये ट्राइब जो होता है इसके लिए सफिक्स यूज होता है इनी, जैसे कि कैप्रिनी, बॉम्बिनी, है ना, बॉम्बिनी। ये क्या होते हैं? आपके ट्राइब के केस में आते हैं। अब आपकी कुछ बहुत कैटेगरीज इंटरमीडिएट स्पीशीज के नीचे भी आती हैं आपकी, उनको हम कहते हैं इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज। ठीक है, क्या कहते हैं? इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज बोलते हैं आपके, जो स्पीशीज के नीचे आती हैं। उनमें कौन कौन इंक्लूडेड होता है? आपकी सब स्पीशीज वेराइटी इंक्लूड होती है। क्या इंक्लूड होती है? सब स्पीशी वेराइटी। इवन किंगडम के ऊपर भी एक और कैटेगरी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी आपकी सब कैटेगरी इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं जो आपको पढ़ने के लिए, देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से मेन क्वेश्चन जो है आपका ट्राइब का पूछा गया है, तो वो आप लोग थोड़ा
ध्यान से पढ़ लेना, आप लोगों के एग्जाम के लिए भी, इवन आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस के लिए भी, आपके एग्जाम क्लास स्कूल लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलो तो भाई अब हम आते हैं आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, वो है आपके कैरोलस लीनियस जी। आपके कैरोलस लीनियस जी को अभी मैंने आपको बोला था क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ये जो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी है ना आपके कैरोलस लीनियस जी, इन्होंने 5 कैटेगरी दी थी, क्लास दिया था, ऑर्डर दिया था, जीनस दिया था, स्पीशीज दी थी, और एक दी थी आपकी वैरायटी, ठीक है। क्या दी थी, वैरायटी। अब ये वैरायटी जो है आपकी बाद में रिजेक्ट कर दी गई, बाद में आपकी रिजेक्ट कर दी गई, और 3 और कैटेगरीज इंक्लूड कर दी गई, दैट इज द किंगडम, फाइलम और फैमिली, ठीक है। 3 और कैटेगरीज, तो 4 + 3 आपकी कितनी हो गई, टोटल 7 कैटेगरीज जो आपको आज के टाइम पे पढ़ने के लिए मिलती हैं, ठीक है। किंगडम, फाइलम और फैमिली ऐड कर दी गई। ये पहले उन्होंने दी थी जिसमें से वैरायटी रिजेक्ट कर दी गई, और फिर आपकी ये 3 और कैटेगरीज इंक्लूड करके 7 कैटेगरीज बना दी, जिसको आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। अब ये कैरोलस लीनियस जी जो थे उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके 2 कंट्रीब्यूशन थे। सबसे पहला इन्होंने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताया, ठीक है। किसके बारे में बताया, ये इतना जो 3 झाम आप पढ़ रहे हो कैटेगरीज, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपके कैरोलस लीनियस जी ने बताए। और दूसरा था आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो प्रिंसिपल थे वो किसने बताए थे, आपके कैरोलस लीनियस जी, की बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें करना कैसे है। तो इन 2 चीजों की वजह से आपके टेक्सोनॉमी के फादर माने जाते हैं कैरोलस लीनियस जी। ऐसा ही नहीं बना दिया गया है, हमें किसी का मन हुआ तो उठा करके बना दिया। ये बेसिक इतना मेन कंट्रीब्यूशन करने की वजह से आपके कैरोलस लीनियस जी को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके मेनली प्लांट फैमिली से या प्लांट के उसके पूरे ग्रुप से। तो बहुत ध्यान से सुनना कि वो क्या है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन इन बिटवीन में या फिर डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दैट एग्जांपल। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आपको स्पीशीज पे ध्यान देना है बस। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे सिमिलर स्पीशीज के नाम लिख दिए। सिमिलर स्पीशीज मतलब उनमें सिमिलैरिटी थी, जैसे कि पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, तो इनमें सिमिलैरिटीज थी काफी हद तक। तो इनको उठा करके मैंने एक सेम जीनस में डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया, एक ही सेम जीनस में डाल दिया, दैट इज द सोलेनम। किस में डाल दिया, एक ही जीनस में डाल दिया, दैट इज द सोलेनम। ये स्पीशीज थी, सिमिलैरिटी थी, इसीलिए हमने इनको उठा करके एक ही जीनस में डाल दिया। अब मैम यहाँ पे कितनी सिमिलैरिटी होनी चाहिए, आपको पता है 65% to 85% इन स्पीशीज में सिमिलैरिटी देखी गई है, इसीलिए मैंने इनको एक ही जीनस में ऐड किया। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि until and unless 65 to 85% अगर आपकी सिमिलैरिटीज नहीं होंगी तब तक आप उनको एक ही स्पीशीज में, एक ही जीनस में ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी सिमिलैरिटीज, इतनी हद तक सिमिलैरिटीज उसमें होनी चाहिए। अब सोलेनम जो आपका जीनस है उसके साथ मैंने 2 और जीनस लिख दिए, पेट्यूनिया एंड धतूरा। आपका इन तीनों जीनस में आपकी सिमिलैरिटी देखी गई इनके रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फेस में। ये सिमिलैरिटीज देखने की वजह से हमने इनको एक ही सेम ही फैमिली में डाल दिया, दैट इज द सोलेनेशिये। इन तीनों जीनस को उठा करके हमने एक ही फैमिली में डाल दिया, दैट इज द सोलेनेशिये। इनमें सिमिलैरिटीज थी, कितनी सिमिलैरिटीज थी आपकी 65% to 45% सिमिलैरिटीज होने की वजह से कितने, किसमें, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव फेस में हमने इनको डाल के एक ही फैमिली में रख दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो आपकी सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं। सोलेनेशिया के साथ मैंने एक और फैमिली लिखी है, दैट इज द कन्वल्शिये, ठीक है। अब ये दोनों फैमिलीज के बीच में काफी सिमिलैरिटी थी आपकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हमने उठा करके इनको सेम ऑर्डर में रख दिया, दैट इज द पॉलीमोनियल्स, ठीक है। पॉलीमोनियल्स, यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है लेकिन ठीक है, पॉलीमोनियल्स में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे नाम थोड़ा सा गलत लिखा है, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, पॉलीमोनियल्स होगा, ठीक है, पॉलीमोनियल्स होगा। एक ही क्लास ऑर्डर में डाल दिया हमने इनको, ठीक है। अब पॉलीमोनियल्स के साथ साथ मैंने एक और ऑर्डर लिखा है आपका, दैट इज द सेपेंडिल्स, जो कि आपके मैंगो फैमिली का है। किसका है, आपका मैंगो का ऑर्डर है आपका, ठीक है।
ये हो गया आपका मैंगो का ऑर्डर। इन दोनों में भी आपकी सिमिलैरिटीज देखी गई और इनको उठा करके हमने एक ही क्लास के अंदर डाल दिया, दैट इज द डाइकोटिलिडने। इन दोनों को उठा करके हमने एक ही क्लास में डाल दिया, दैट इज द डाइकोटिलिडने। अब हमने देखा कि डाइकोटिलिडने और मोनोकोटिलिडने में भी सिमिलैरिटीज हैं। कैसी? दोनों ही फ्लावरिंग प्लांट्स वाले हैं आपके, तो इन दोनों को उठा करके हमने एक ही डिवीजन के अंदर रख दिया। बाय डिवीजन होता है प्लांट्स के केस में, फाइलम होता है एनिमल्स के केस में। तो डाइकोटिलिडने और मोनोकोटिलिडने को उठा करके हमने एंजियोस्पर्मे में ऐड कर दिया। अब एंजियोस्पर्मे, जिम्नोस्पर्मे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब क्या है? एक जैसे डिवीजन है आपके, जिसको उठा करके हमने एक ही किंगडम के अंदर ऐड कर दिया, दैट इज द प्लांटे। ठीक है, दैट इज द प्लांटे आपका। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है, आप लोगों का ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोलेनेशिए की और कन्वल्शिए की, तो क्या ये सेम टेक्सा हैं या फिर डिफरेंट टेक्सा हैं? सॉरी, तो एक चीज आपको बताना भूल गई मैं, वैसे एक चीज यहां पे और है, दैट इज कि ये जो मैंने लिखा है इनको हम बोलते हैं कैटेगरीज। ठीक है, ये जो मैंने ये पूरा लिखा है आपका, इनको हम बोलते हैं कैटेगरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कैटेगरीज। और अगर मैं इन सब की बात करूं तो इन सबको बोला जाता है टेक्सा। क्या बोला जाता है? इस पूरे को मिला करके क्या बोला जाता है? इस पूरे को अगर मैं मिला दूं यहां से लेकर यहां तक का, इसको हम बोलते हैं टेक्सा। ठीक है, टेक्सा होता है प्लूरल में, टेक्सॉन लिखते हैं हम लोग क्या? सिंगुलर में। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि टेक्सा और टेक्सॉन क्या हुआ? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इतने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कहीं ना कहीं हद तक कुछ बहुत सिमिलैरिटीज होने की वजह से उनको अलग अलग कैटेगरीज में सिमिलैरिटी बेसिस पे हमने रखा है। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? टेक्सा, या फिर सिंगुलर में टेक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या क्या हो गई आपकी? 7 कैटेगरीज हो गई, दैट इज द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर मैं बात करूं इन दोनों फैमिली की, सोलेनेशिया और कन्वल्शिया, क्या ये सेम टेक्सा से बिलोंग करती हैं या ये डिफरेंट टेक्सा से बिलोंग करती हैं? तो ये आपकी दोनों ही डिफरेंट टैक्सा से बिलोंग करती हैं। कैसे? सोलेनेशिया में आपके डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, कन्वल्शिया में आपके डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। उनमें सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी देखी गई, दैट इज द फ्लोरल, उनके कैरेक्टर्स सेम थे, इसीलिए उनको उठा करके हमने एक ही ऑर्डर में ऐड कर दिया, दैट इज द पोलीमोनियल्स। तो आपके अगर मैं बात करूं पोलीमोनियल्स और सोलेनेशिया की, तो ये भी डिफरेंट टैक्सा है। पोलीमोनियल्स में अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके सोलेनेशिया में अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये डिफरेंट टैक्सा से बिलोंग करते हैं। आपके किससे बिलोंग करते हैं? डिफरेंट टैक्सा से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं सोलेनेशिया और कन्वल्शिया की, तो ये टैक्सा डिफरेंट है इनका, लेकिन लेवल सेम है। एक ही फैमिली में, फैमिली के ही एक कैटेगरी में ये लोग बिलोंग करते हैं, एक ही लेवल पे बिलोंग करते हैं, लेकिन टैक्सा अलग अलग है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इनके अंदर जो प्रेजेंट है वो अलग अलग हैं आपके। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं डाइकोटिलिडने, मोनोकोटिलिडने, तो ये एक ही लेवल में क्लास में आ रहे हैं, लेकिन दोनों का टैक्सा अलग अलग है, क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां से थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी आप किसको बोलोगे? तो कौन बताएगा कि हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है? तो अगर मैं बात करूं हाईएस्ट कैटेगरी की, तो आपका जो ये किंगडम होता है, किंगडम होता है आपका ये होता है आपका हाईएस्ट कैटेगरी। यहाँ पे हाईएस्ट कैटेगरी में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज आपकी कम हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं? सिमिलैरिटीज आपकी कम हो जाती हैं। वही अगर हम लोएस्ट कैटेगरी बोलेंगे, तो लोएस्ट कैटेगरी होती है आपकी स्पीशीज, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो देख सकते हो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो, स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ोगे, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो बढ़ेंगे, लेकिन उनके बीच में कॉमन फीचर्स डिक्रीज हो जाते हैं, सिमिलैरिटीज डिक्रीज हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके आते हैं आपके, कि जैसे आप जीनस से डिवीजन में बढ़ रहे हो, तो क्या सिमिलैरिटीज बढ़ रही हैं या घट रही हैं? तो
जैसे जैसे आप ऊपर इंक्रीज में जाते हो तो सिमिलैरिटीज, कॉमन फीचर डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके से इस पूरे ऐसे सिनारियो में इस तरीके के एग्जाम्पल देकर के आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो याद रखना, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम होगी, लोएस्ट कैटेगरी आपकी स्पीशीज कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? लोएस्ट कैटेगरी आपकी स्पीशीज कहलाती है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन कॉमन फीचर्स आपके ज्यादा रहते हैं। जबकि हाईएस्ट कैटेगरी में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं, कॉमन फीचर्स डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब भाई यहां से बात ये आती है कि ये स्पीशीज क्या होती हैं। ठीक है, स्पीशीज क्या होती हैं? तो स्पीशीज क्या होती हैं? ऐसे आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं। ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए होते हैं। इवन दे कैन इंटरब्रीड, इवन दे कैन इंटरब्रीड। अब भाई ये इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है मैम? इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है कि सपोज करो मैंने दो तरीके के ऑर्गेनिज्म लिए आपके, एक मैंने ये लिया और एक मैंने ये लिया। इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जैसे कि ये वाले आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपस में क्या कर लेंगे, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर लेंगे। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से रिप्रोडक्शन कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, आपस में एक दूसरे से रिप्रोडक्शन कर लेंगे। इसी को ही हम कहते हैं इंटरब्रीडिंग, कि जब आपके एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरब्रीडिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ए स्पीशीज की और अगर मैं बात करूं इस बी स्पीशीज की, क्या ये दोनों आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं? क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं? तो नहीं, ये स्पीशी आपकी अलग है, ये स्पीशी आपकी अलग है, ये दोनों आपस में रिप्रोडक्शन या इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। इंटरब्रीडिंग आपके एक ही सिमिलर स्पीशीज करते हैं, जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन हो गए, कैट कैट हो गया, डॉग डॉग हो गया। ठीक है, अगर आप कहो डॉग और कैट आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है, ह्यूमन और डॉग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसी को ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और अब यहां पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या स्पीशीज जेनेटिकली क्लोज्ड ग्रुप हैं या जेनेटिकली ओपन ग्रुप हैं? मतलब उनके बीच में जीन्स एक्सचेंज होती हैं या नहीं होती है? दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्या ह्यूमंस और कैट के बीच में जीन्स एक्सचेंज होती है? तो नहीं, स्पीशीज जो होती हैं आपकी वो क्या होती हैं, जेनेटिकली क्लोज्ड ग्रुप होती हैं। क्या होती हैं? दे आर द जेनेटिकली क्लोज्ड ग्रुप, दे आर द जेनेटिकली क्लोज्ड ग्रुप। और ये जो आपका जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है आपका, ये दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर जी ने अपने बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में। ठीक है, अपने बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में उन्होंने ये पार्ट दिया था कि जो स्पीशीज होती हैं वो जेनेटिकली क्लोज्ड ग्रुप होती हैं। आपने एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करेंगे, दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड नहीं करते हैं। यही उन्होंने अर्नेस्ट मेयर जी ने बताया था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि अगर इन केस दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, इन केस अगर करते हैं, रेयर केस में होता भी है ऐसा नहीं है, करते हैं, तो वहां पे जो आपका ऑर्गेनिज्म बनता है, जो हाइब्रिड बनता है, वो आपका इनफर्टाइल होता है। वो आगे अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकता, वो आगे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा भी तब भी उससे बच्चा पैदा नहीं होगा, वो इनफर्टाइल रहेंगे। आपस में सेम स्पीशीज आपके बच्चे जो होंगे उनके वो फर्टाइल होंगे, लेकिन अगर दो अलग अलग स्पीशीज ने इंटरब्रीडिंग करी तो वो इनफर्टाइल रहेगी आपकी। ठीक है, क्या रहेगी? इनफर्टाइल रहेगी। जैसे कि आपके बुक में ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का एग्जांपल दिया हुआ है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्यों? जो मैंने आपको बताया उससे भी आप पढ़ सकते हो, जो ये दिया है वो भी पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है तो आपके यूनिट टेस्ट में और साथ साथ में आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, बायोलॉजिकल नेम के, जीनस के, फैमिली के, ऑर्डर के, क्लास के या फाइलम के। ठीक है, बस इसीलिए बता रही हूँ। अब मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके
आपके दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो जो उनसे दूसरा हाइब्रिड बनता है वो इनफर्टाइल रहता है। हाँ बिल्कुल होता है। अगर हम यहाँ पे डोंकी और हॉर्स की बात करें, मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स है आपकी, क्या है, मेल डोंकी है आपकी और क्या है, फीमेल हॉर्स है। तो जब ये आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं तो दे फॉर्म द म्यूल्स, दे फॉर्म द म्यूल्स, दे फॉर्म द म्यूल्स। ठीक है, वही अगर हम बात करें मेल हॉर्स की और फीमेल डोंकी की, तो जब ये लोग आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो दे बनाते हैं हिनी। ठीक है, क्या बनाते हैं, हिनी बनाते हैं। ये दोनों क्या हुए, ये आपके हाइब्रिड हुए और ये नेचुरल हैं भाई, इन्वायरमेंट में अपने आप ही बनते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, इनसे बच्चे नहीं पैदा हो सकते। मतलब अगर म्यूल्स को अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है या हिनी को अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है तो वो नहीं बढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे उनसे बच्चा पैदा होगा ही नहीं, वो इनफर्टाइल होते हैं आपके। तो ये होता है आपका जो एक तरीके का एक्सेप्शन जो आपके अर्नेस्ट मियर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज क्लासिफिकेशन कंसेप्ट में दिया था, उसमें ये एक एक्सेप्शन है कि नेचुरली जब वो इंटरब्रीड करते हैं तो उनसे जो हाइब्रिड बनते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं आपके। ठीक है, वही इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है। चलो तो नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी के question. Here we go with the first question. Define a taxon. Give some example of taxa at different hierarchical levels. तो अभी मैंने आपको बताया taxon क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इतने सारे हमने टेक्सा पढ़े थे, पोटैटो, ब्रिंजल, टमाटो, सब क्या थे, सिमिलर स्पीशीज थे जो एक ही आपके जीनस में इंक्लूड हो रहे थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने और भी आपके एग्जांपल्स ऐड कर दिए हैं, जैसे कि इंसेक्ट एक अपना टेक्सॉन बनाता है, बर्ड्स अपना एक अलग टेक्सॉन बनाती हैं, फाइलम कैटेगरी जो बर्ड्स की होती है कॉर्डेटा वो अपना अलग टेक्सॉन बनाती है, उसमें बहुत सारे बर्ड्स के ही ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड रहते हैं। तो डिग्री और रिलेशनशिप जो आपकी सिमिलैरिटी शो करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसको हम टेक्सॉन या टेक्सॉन या फिर टेक्सा बोलते हैं। टेक्सा आप प्लूरल में यूज करते हैं, टेक्सॉन हम सिंगुलर में यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, सिंगुलर में। तो आप ये वही मेरे वाले एग्जांपल भी लिख सकते हो या फिर आप ये वाले एग्जांपल भी लिख सकते हो, जो आपको याद आ जाए वो लिख लो आप। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हमने क्या पढ़ा था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली गायब कर दी है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। ठीक है, तो मुझे तो सी वाला भी करेक्ट लगा आपका। दूसरा वाला देखते हैं, जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज नहीं, बी तो गलत हो गया आपका। ठीक है, स्पीशीज के बाद आपका जीनस गायब कर दिया, फैमिली गायब कर दी, ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर के बाद क्लास गायब कर दिया, फाइलम आ रहा है, फाइलम के बाद किंगडम आ रहा है। तो देखा जाए तो आपका ए और सी आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें आप वो वाला निमोनिक यूज कर सकते हो, कीप द पॉन्ड क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, वही दिया हुआ है। इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट सीक्वेंस देखना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स की फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर और जीनस क्या होता है। तो अगर हम जीनस की बात करें तो वो ऐसा आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जहां पे आपकी रिलेटेड स्पीशीज हम रखते हैं। जैसे कि हमने पोटैटो, ब्रिंजल और टमाटो वाला एग्जाम्पल देखा था, जिसको हमने एक ही आपके जीनस में इंक्लूड किया था, जिसको आप के हमने एक ही जीनस में इंक्लूड किया था, दैट इज द सोलेनम। ठीक है, फिर ऑर्डर की बात करें, ये आपकी ऐसी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है जहां पे एक से ज्यादा, वन और मोर फैमिलीज आपकी जो सिमिलर फैमिलीज होती हैं, जैसे कि सोलिनेशिए, कन्वल्शिए, आपकी एक ही फैमिली में, ये एक ही फैमिली, इसमें क्या था, सिमिलैरिटीज थी, तो हमने उठा करके उनको एक ही ऑर्डर में पॉलीमोनियल्स में रख दिया था। ठीक है, फिर फैमिली क्या था, फैमिली वो था जहां पे आपके रिलेटेड जीनस प्रेजेंट थे। ठीक है, क्या प्रेजेंट थे, रिलेटेड जीनस प्रेजेंट थे, जैसे कि सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा आपकी एक ही फैमिली में हमने रख दिया था, दैट इज द सोलिनेशिए। ठीक है, तो जीनस क्या हुआ, जिसमें रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, ऑर्डर क्या हुआ, जिसमें रिलेटेड फैमिलीज होती हैं, फैमिली क्या हुआ, जिसमें रिलेटेड जीनस होते हैं, क्लास क्या हुआ, जिसमें वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, और फाइलम क्या हुआ, जिसमें रिलेटेड सारे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मतलब आपको ये पता होना चाहिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो आपका जीनस में क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, फैमिली में क्या होता है, रिलेटेड जीनस प्रेजेंट होते हैं, ऑर्डर में क्या होता है, रिलेटेड फैमिलीज प्रेजेंट होती हैं। ऑर्डर की बात करें तो रिलेटेड
रिलेटेड फैमिलीज प्रेजेंट होती हैं। क्लास की बात करें तो रिलेटेड ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइलम की बात करें तो रिलेटेड क्लास प्रेजेंट होते हैं, मतलब नीचे वाले रिलेटेड स्पीशीज आपकी प्रेजेंट होती हैं एक तरीके से। वही आपको पूरे डेफिनेशन में लिखना है अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए हैं। देखो एग्जांपल्स लिखोगे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसीलिए आपको बायो विद एग्जांपल ही लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। और लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है भाई लिख करके प्रैक्टिस करो, अदरवाइज भाई नहीं लर्न होने वाली, लिटरली नहीं लर्न होने वाली। आपकी मैम को भी ऐसा ही लर्न होता है, इवन आपकी मैम भी लर्न कर रही होती हैं अगर कोई चीज़ को, तो वो लिख करके प्रैक्टिस करती हैं, जो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। इलस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की विद द सुटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो अभी एक मैंने इतना बड़ा सा वो हायरार्की बनाई थी ना, जिसमें इतने सारे कैटेगरीज थे, पोटैटो, ब्रिंजल, टमाटो आपके एक ही जीनस में आ रहे थे, सोलेनम, सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा एक ही फैमिली में आ रहे थे आपके, एक ही फैमिली फिर एक ही आपके ऑर्डर में और क्लास में सब में आ रही थी। तो वो पूरा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है। चाहे तो आप मेरा पूरा का पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, छाप सकते हो, या फिर आपकी बुक में ये जो इतना बड़ा सा ज्ञान दिया हुआ है ना, इतना बड़ा सा टेबल दिया हुआ है, इसको कर सकते हो। जो आपको इजीली लर्न हो जाए आप वो कर सकते हो। आपको अगर मेरा वाला ये लर्न हो जा रहा है आराम से, जो मैंने ये बताया आप वो भी कर सकते हो। ये पूरा ऐसे ड्रॉ करके भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं होगा तो लिख करके प्रैक्टिस करो, जितना लिख करके प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओहो ये तो क्विज टाइम हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट द क्विज। इन टेक्सोनमी व्हाट इज टेक्सॉन? तो टेक्सॉन मैंने क्या बताया था? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज। तो ए इज द करेक्ट आंसर। टाइप नहीं होता, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, सब गलत है आपका। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज को हम टेक्सॉन बोलते हैं। जैसे कि आपका पोटैटो, ब्रिंजल और टमाटो वाला एग्जाम्पल दिया था, जो एक ही सिमिलर स्पीशीज से बिलोंग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्सोनमिक कैटेगरी हायर देन ऑर्डर बट लोअर देन फाइलम? तो यहाँ पे अगर आप फिंगर टिप्स पे करने की जरूरत नहीं है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। उसने क्या बोला? हायर देन ऑर्डर, ऑर्डर से हायर क्लास, बट लोअर देन फाइलम, मतलब क्लास पूछ रहा है वो आपसे। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, which taxonomic categories include organisms that share similar characteristics and can interbreed? तो भाई similar characteristics होती हैं बहुत ज़्यादा ही, और they can interbreed। अभी मैंने interbreed वाला आपको टॉपिक बताया कि species जो होती हैं they can interbreed, but similar species, अगर वो similar species नहीं है तो उनसे जो hybrid बनेगा वो क्या होता है? आपका infertile माना जाता है। तो यहाँ पे C is the correct answer, species is the correct आंसर, ठीक है। तो भाई हमने क्या क्या पढ़ा? हमने टेक्सोनमी के बारे में पढ़ लिया था अपने लेक्चर 1 में। यहाँ पे हमने टेक्सोनमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते टाइम पे ग्रुप्स में डाल रहे हैं। उन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। यही टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को जब आप पूरा इकट्ठा करके लिखते हो तो उसको हम कहते हैं टेक्सोनोमिकल हायरार्की, ठीक है। इसी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को डिफाइन करने का जिम्मा किसने उठाया था? आपके कैरोलस लिनियस जी ने, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी दिया था और उन्होंने ही टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में बताया था, जहां पे आपकी 7 कैटेगरीज थी: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कीप द पॉन्ड क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो यही था आपका पूरा 7 कैटेगरी, जिसके बीच में बहुत सारी सब कैटेगरीज, इंटरमीडिएट कैटेगरीज आ रही थी, जिसमें से एक कैटेगरी मैंने आपको स्पेसिफिकली याद करने के लिए बोली थी। वो कौन सी थी? आपकी ट्राइब, जो सब फैमिली और जीनस के बीच में आती है, ट्राइब, जिसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं? इनी यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी सबके लिए जो सफिक्स थे आपके टैबुलेट फॉर्मेट में मैंने कन्वर्ट कर दिए हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रट लेना। इससे क्या होगा? आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा कि किसके लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर लास्ट में हमने आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए थे और इस तरीके से हमारा पूरा सेशन, ये पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। एंड हियर वी गो विद द प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन, जिसको आप जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए हर एक सेशन, हर एक क्वेश्चन। तो बस जाते जाते टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपसे
से कोई भी अपडेट्स इंपॉर्टेंट सेशंस की मिस आउट ना हो जाए। और अगर इन केस आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है किसी भी डाउट के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया। भाटिया की स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देख लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो जाते जाते क्या करना है, मेरे प्यारे सारे बच्चों को सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए इस चैप्टर की। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।